हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले एटम्स। तो हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम ड्यूअल नेचर जो है मैंने एक चैप्टर करवाया है और उसमें साथ में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एंड लास्ट में आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए भी कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो ऐसे ही मैं सारे चैप्टर्स की मतलब छोटी छोटी रिविजन्स लेके आ रही हूँ जिससे आप उसको इजीली रिवाइज करके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो मतलब अब हमारा टॉपिक है एटम्स। ठीक है, इसको करने से पहले ना मैं आपको कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ। ठीक है, आपकी मॉडर्न फिजिक्स की जो कि आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करवा सकती है। तो मॉडर्न फिजिक्स में ना आपकी 3 चैप्टर आते हैं। ठीक है, बेसिकली 3 यूनिट्स आती हैं मैं कह सकती हूँ। पहला है आपका ड्यूअल नेचर। ठीक है, सेकंड है आपका कौन सा, एटम एंड न्यूक्लियाई, एंड थर्ड है आपका सेमीकंडक्टर। ठीक है, और जो मैं कह सकती हूँ सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, अच्छा ये जो आपका सेमीकंडक्टर है ना वो ओवरऑल आपके 7 मार्क्स लेता है एग्जाम में। ठीक है, अब मैं ये कह सकती हूँ कि इसकी केस स्टडी भी आ सकती है, इसका एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, जो कि मैंने सेमीकंडक्टर की एक वीडियो डाल रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं 30 मिनट्स की। ये वाला चैप्टर पूरा अपना पक्का करके जाना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ एटम, न्यूक्लियाई और ड्यूअल नेचर की। तो ये आपके टोटल 12 मार्क्स रखते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ओवरऑल 19 मार्क्स मिल सकते हैं 70 में से। ठीक है, अब आगे मैं थोड़ी सी टिप्स भी बताऊंगी इन चैप्टर्स, मतलब ये वाले चैप्टर्स और साथ में ऐसे चैप्टर्स जिनसे आप लोग, जो बच्चे पढ़ना जिन्होंने नहीं शुरू किया अभी तक, 15 दिन रह गए हैं, 15 भी क्यों, मुश्किल से आपके पास हम लास्ट लेके चलते हैं 10 दिन, क्योंकि लोगों बाकी सब्जेक्ट भी है, फिजिकल एजुकेशन भी, आप प्रॉपर टाइम तो नहीं दे सकते ना फिजिक्स को, तो हम लास्ट लेके चलते हैं 10 दिन। इतने दिन पढ़े हैं और आपको ये वाले चैप्टर्स नहीं किए हैं तो ओवरऑल आप पास हो सकते हो इस वाले सब्जेक्ट में। तो ये देखो, अब हम एटम्स को शुरू कर रहे हैं, शॉर्ट रिविजन में बता रही हूँ। तो एटम्स एटॉमिक मॉडल से बात करते हैं। तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, तो इसमें क्या बताया था कि जो मैटर है ना वो इनडिविजिबल एटम से बना है। तो ये आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं या फिर स्पेक्ट्रा, उसको फेल्ड हो गया था एक्सप्लेन करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं थॉमसन की। तो थॉमसन ने क्या बात की थी कि एक पुडिंग मॉडल लिया था, फिर वाटरमेलन का एक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था जिसमें जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड था, मतलब कि जैसे वाटरमेलन होता है उसमें जो रेड पार्ट है ना वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो उसके ऊपर ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं उनको उसने क्या ऑब्जर्व किया था, इलेक्ट्रॉन। और ये आपका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था इसको एक्सप्लेन करने में। ठीक है, मतलब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये थी बहुत कॉमन सी बातें। ठीक है, अब हम आते हैं वहाँ पे जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक है आपका रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में क्या था कि उसने, चलो आज ना उसका डायग्राम ही बना के पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल का, यहाँ पे मैंने स्लिट ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्रीन ली, ZNS स्क्रीन। ठीक है, और बीच में मैंने क्या लगाया, लार्ज एंगल, मतलब एक थिन गोल्ड फॉइल लगा दी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक गोल्ड फॉइल लगा दी। अब क्या हो रहा था, जैसे ही मैंने यहाँ पे गोल्ड फॉइल लगाई ना, सोर्स से लाइट ऐसे जा रही है। ओके, अब इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके जो मॉडल है इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि जो अल्फा पार्टिकल्स है ना कुछ अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं, फ्यू जो है वो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ बैक डिविएट कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल पीछे आ गए मतलब लार्ज एंगल से, कुछ यहाँ से यूं जा रहे हैं, मतलब बहुत अलग अलग एंगल से जा रहे हैं। तो एटम्स के पास ना अब ये पास हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एम्प्टी स्पेस है, अब वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, मतलब ऐसी कोई तो चीज़ है ना जो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। तो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि यहाँ पे कोई बीच में एक न्यूक्लियस है, यहीं से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी और बताया गया था कि एटम्स के बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज एम्बेडेड होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है और जो आपका न्यूक्लियस होता है वो बहुत स्मॉल और डेंस होता है। ठीक है, अब
इसमें क्या था, लिमिटेशंस क्या थी, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन शुड रेडिएट एनर्जी, एटम अनस्टेबल है, मतलब कि घूम घूम के एटम अंदर नहीं गिर रहा, मतलब इस तरीके से घूमेगा, ठीक है, अंदर गिरेगा, ठीक है, ऑर्बिटिंग को नहीं बता पाए थे, वो लाइन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला देखेंगे, रदरफोर्ड मॉडल समझ आ गया होगा, ये इससे क्वेश्चन भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एटम्स के ना मैं थोड़े से ज़्यादा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी यहाँ पे। अब बोहर एटॉमिक मॉडल आ जाता है, इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स में, मतलब कि उनकी फिक्स्ड ऑर्बिट है जिसमें वो रोटेट करेंगे, और उनकी कुछ एंगुलर मोमेंटम है जिससे वो रोटेट कर रहे हैं, वो क्वांटाइज्ड होती है। तो MVR किसके इक्वल होता है, NH में 2 पाई, ठीक है, और H न्यू आपकी E2 माइनस में E1 है, ये एनर्जीज है, ठीक है, टोटल एनर्जी दोनों का माइनस है। अब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होती है जो बोहर की, उस ये सबसे हाई वेटेज टॉपिक है आपके उसमें। तो इसमें क्या बताता है कि Rn ऑर्बिट की बताता है, जैसे कि Rn ऑर्बिट आपकी क्या वैल्यू होती है, n² A0 बाय में z। तो इसमें जो आपका रेडियस होता है ना nth ऑर्बिट का, वो डायरेक्टली n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब मैं वेलोसिटी की बात करूँ इलेक्ट्रॉन की, तो वेलोसिटी कितनी होती है, z बाय में n इंटू में 2.18 इंटू में 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी यहाँ पे क्या बता रहे हैं, nth ऑर्बिट की 1 बाय में n होती है, ठीक है। अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ, En वो किसकी इक्वल होती है, -13.6 z² बाय में n² EV। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों बताया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाउंड है, और ग्राउंड स्टेट पे n = 1 पे आपकी जो एनर्जी है वो -13.6 EV होगी, ओके। अब एनर्जी लेवल डायग्राम है जैसे, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन जंप करता है डाउनवर्ड, अगर वो नीचे की तरफ जंप कर रहा है तो एमिशन होगा, और अगर वो ऊपर की तरफ जंप कर रहा है तो ऑब्जॉर्प्शन होगा, और जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो डिसाइड किया जाता है आपकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की हेल्प से, ठीक है। अब आपका आ जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ठीक है, ये सॉरी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखो भाई। अब आता है हमारा राइबर्ग कांस्टेंट, 1 बाय में लैम्डा किसकी इक्वल होता है, RZ², 1 माइनस में n1 का स्क्वायर बाय में 1 माइनस में n2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये होता है आपका राइबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कुछ होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स 1, ओके। अब आती है आपकी स्पेक्ट्रल सीरीज। तो स्पेक्ट्रल सीरीज में अब देखो, एनर्जी लेवल डायग्राम पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि लाइमन जो होता है उसकी n1 जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, और ये कौन सी रीजन में लाई करती है, UV, ठीक है। एक इसके लिए मैं आपको टेबल बना देती हूँ जो कि आपको इजीली लर्न कर सकते हो, और ये आपके एग्जाम में 1 मार्कर या 2 मार्कर में आ सकती है, ठीक है। लाइमन n1 की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे n1, ठीक है, और रीजन कौन सा होता है इसका, UV, ठीक है। फिर आती है आपकी बाल्मर 2, और इस कौन से रीजन में लाई करता है, ये विजिबल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है, पास्टन 3, और ये IR, ठीक है, ब्रैकेट ये भी IR, और P फंड 5 ये भी IR में, ठीक है। अब आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, अच्छा IN बताना भूल गई मैं, इसमें जो IR है आपका वो किसके, एक सेकेंड रुक जाओ भाई, IR आपका इंफ्रारेड होता है, ठीक है, चलो। और इसका यूज क्या होता है, इसकी पोजीशन याद कर लो कि ये विजिबल और माइक्रोवेव के बीच में रहता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके पेपर में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी बहुत ज़्यादा वेटेज, मतलब इसी की आते हैं क्वेश्चंस, वो भी करवाएंगे। अच्छा, बोहर का करवा दिया आपको, अच्छा
अब आपकी आती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड की जाती है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ग्राउंड स्टेट से, और आपका जो ई है उसकी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। और आयनाइजेशन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के, ठीक है। अच्छा, अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लास्ट है, उसमें आपकी जो मैटर वेव्स हैं वो h बाय में mv के इक्वल होती हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करती है क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स, और ये वैलिड किसके लिए होती है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। इसी बेसिस पे जो बोहर एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन लगाई गई है। अब बोहर मॉडल की अचीवमेंट्स क्या थी और लिमिटेशंस क्या थी, तो एक्सप्लेन किया था इसने स्टेबिलिटी हाइड्रोजन एटम्स की, और ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम की ही लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करती है, और एग्जैक्ट वैल्यू देती है रेडियस और एनर्जी की। लिमिटेशन क्या थी कि एप्लीकेबल नहीं था मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के लिए, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, एक फाइन स्ट्रक्चर वायलेट कर रहा था हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, और नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ जिमन एंड स्टार्क इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये कुछ थे। अच्छा, अब आपके क्वेश्चंस जो आते हैं मोस्ट रिपीटेड, ठीक है, वो कौन कौन से आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस वाले टॉपिक में से। देखो, आपको रेडियस डिराइव करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, और डिराइव करने को कह सकते हैं आपको एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या फिर एनर्जी नेगेटिव की होती है, लिमिटेशन क्या होती है बोहर मॉडल की, और न्यूमेरिकल्स आपसे कहाँ वेवलेंथ है जो बाल्मर सीरीज लाइन की वहाँ से, एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांजिशन, आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेशन, या फिर रेडियस कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है। अच्छा, कुछ कॉमन क्वेश्चंस कर लेते हैं। ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ आर nth ऑर्बिट, ठीक है, टोटल एनर्जी का, ऑब्टेन राइबर्ग और डेराइव वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें आपको ना ये डेरिवेशन है कुछ, ठीक है, तो ये कर लेना। क्यों, ये पूरी नहीं करवाएगी जाएगी एक शॉर्ट वीडियो में, तो इसमें मैटर क्या करते हैं आपके स्टेप्स, फॉर्मूलाज और फाइनल रिजल्ट, इससे आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो कुछ कॉमन क्वेश्चन थे, बोहर के पोस्टुलेट्स बताने हैं, ठीक है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव क्यों ले जाती है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स का क्या मतलब होता है, वाई बोहर मॉडल थ्योरी इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन लाइक एटम्स ओनली, ठीक है, इस टाइप के। तो कुछ देखते हैं एक बार, ओके। जैसे अब हम देख लेते हैं किसका, काइनेटिक एनर्जी, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का देख लेते हैं, ठीक है। जो आपकी एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है ना। अब काइनेटिक एनर्जी आपकी किसकी इक्वल होती है, हाफ mv² के। पोटेंशियल एनर्जी आपकी किसके इक्वल होगी यहाँ पे, 1 बाय में 4πε0 ze² बाय में r के, ठीक है। फोर्स इक्वेशन क्या होगी, mv²/r। अब रोटेशनल में है, घूम रहा है, ठीक है, ऑर्बिट्स में, तो कैसा होगा, रोटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, उसका फॉर्मूला, और यहाँ पे आपने इसको इक्वल रख दिया, ठीक है, ze²/r², ठीक है। अब कुछ वैल्यूज मतलब पुट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, और यहाँ से आपको 13.6 (d²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर देना, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी का बस ये बता देना है कि ये बाउंड करता है, ठीक है, स्टेट। अच्छा, अब ना न्यूमेरिकल देखते हैं जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या न्यूमेरिकल पूछा गया है कि अगर मतलब कैलकुलेट करनी है आपको वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर लाइन, ठीक है, तो n1 अगर आपको 2 दे रखा है, n2 आपको 3 दे रखा है, और r राइबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। अच्छा, फॉर्मूला क्या था मेरा, 1 बाय में लैम्डा r, 1 बाय में n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय में n2 का स्क्वायर। अच्छा, ठीक है, अब 1 बाय में लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूँ तो 1.097, ठीक है, इंटू में 10⁻⁷, ठीक है, यहाँ पे पुट किया, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। इसका एलसीएम लो, क्या हो जाएगा 1.097 इंटू 10⁻⁷, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 36, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5,
ठीक है, 9 माइनस में 4 5 हो जाएगा। हाँ, तो 1 में लैम्डा आपका किसके इक्वल होगा, 1.097 इंटू 10⁻⁷, 5 में 36। तो इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो आगे। लैम्डा की वैल्यू आपकी कुछ आएगी 6563 एंगस्ट्रॉम। ओके, अच्छा अब एनर्जी देख लेते हैं। फाइंड एनर्जी इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम n2 to n3। ठीक है, n इक्वल्स टू 3 से अगर वो n इक्वल्स टू 2 पे जाते हैं तो n1 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, n की वैल्यू एक तो 3 दे रखी है और n2 पे जंप करते हैं जो कि 2 के इक्वल है। तो एनर्जी हमारा किसके इक्वल होता है, n2 माइनस में n3, क्योंकि वो 3 से 2 में जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो En की वैल्यू क्या आएगी, क्या वैल्यू थी 13.6 इंटू 1 में n स्क्वायर। ठीक है, पुट करो। अगर मैं E2 के वैल्यू निकालूं तो ये -3.4। ये ना जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो आपको नॉर्मली याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको डेल्टा ई में वैल्यू पुट कर देनी है। क्या आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में 1 माइनस में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसको कुछ सॉल्व करोगे तो -8.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये समझ आया। अब ये एक्सप्लेन करते हैं कि एनर्जी है वो नेगेटिव क्यों होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जो जीरो एनर्जी होती है वो ली जाती है इन्फिनिटी पे। ठीक है, मतलब अगर मैं 1 में इन्फिनिटी ले लूँ तो वो जीरो ही होती है ना। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं न्यूक्लियस को। वर्क डन जो है मस्ट बी डन टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, और हेंस इसलिए आपकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव होती है। अब मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करती हूँ। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। अगर n ग्राउंड स्टेट में है तो n इक्वल टू 1 होगा, एनर्जी आपकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी। अच्छा, बोहर मॉडल की कुछ लिमिटेशंस कि वो हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे ही एप्लीकेबल है, वो फाइन स्ट्रक्चर नहीं बताया पाया था, और वो वायलेट कर रहा था हेजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल और जिमन इफेक्ट को भी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन ये था कि वाई स्पेक्ट्रल लाइंस कन्वर्ज एट हायर ऑर्बिट्स, मतलब कि वो स्पेक्ट्रल लाइन है जो कन्वर्ज क्यों जाती है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस जो है ना हायर लेवल पे आपका डिक्रीज हो जाता है, इसलिए वेवलेंथ जो है वो डिफरेंस डिक्रीज होता है और लाइन अपीयर करती है बहुत पास पास। मतलब क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस ना जैसे आप पास पास जाते जाते हो तो वो क्या होता है, ये तो ज़्यादा ही हो गया, ये तो बढ़ गया, मैंने बढ़ा दिया इसको, पर ये कम होता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ज़्यादा है फिर यहाँ पे ये उससे कम होगा, फिर उससे कम होगा, मतलब इस तरीके से ना ऊपर जाओगे तो कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम कल न्यूक्लियस वाला, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर एक ही में ख़त्म करवा देंगे। ठीक है, बाय बाय।